अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग लीगल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सैलेंट फीचर्स क्या हैं, क्या क्या मेजर चीज़ें थी और ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर क्या क्या बेसिक ऐसे एलिमेंट्स थे। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास फेल होता है। इसकी सैलिएंट फीचर्स और फेलियर जो है उसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ऐसी कौन कौन सी रीजंस थी जिनकी बेस पे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ। इस फेलियर के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो 1958 की मिलिट्री इंटरवेंशन और मार्शल लॉ। जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज किया गया और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया और उसके बाद जो मुल्क है वो मार्शल लॉ के अंडर चलता रहा, LFOs के अंडर चलता रहा, मतलब प्रोविजनल आर्डर्स के तहत जो है वो मुल्क का निज़ाम चलाया गया अनटिल के 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के अंदर नाफिज किया गया। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने नहीं बनाई। नॉर्मल रूल ये होता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होनी होती है तो वो कोई ना कोई असम्बली बनाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाती है, लेकिन यहाँ पर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। इसके लिए जनाब उस वक्त की जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बल्कि उस टाइम प्रेसिडेंट थे अयूब खान साहब, उन्होंने एक कमीशन बनाया जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में, जिसको हम शहाबुद्दीन कमीशन कहते हैं। इस कमीशन का काम ये था कि वो प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो प्रीवियस इरा के अंदर इंस्टेबिलिटी रही है उसकी रीजंस को फाइंड करे और फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिकमेंडेशन दे। इसको जो ये जो कमीशन है इसने अपना काम शुरू किया और प्रीवियस चीज़ों के ऊपर भी इसने वर्कआउट किया और फर्दर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ अपनी रिकमेंडेशंस पेश की। इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस पेश की थी वो जनरल अयूब खान साहब को पसंद नहीं आई और उन्होंने फर्दर इन रिकमेंडेशंस को डिफरेंट कमेटीज़ में भेज दिया और इसके अलावा खुद भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया। जो ये खुद जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे उस तरह के मैसेज भी भिजवाते रहे, प्रपोजल्स भी भिजवाते रहे। तो एट द एंड जो चीज़ हमारे पास नज़र आती है कि डिफरेंट कमेटीज़ के थ्रू होता हुआ एट द लास्ट जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया। तो हमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नज़र आता है वो वन मैन आर्मी का जो रोल है जनरल अयूब खान साहब का, उसके अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता हुआ नज़र आता है। और एट द लास्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को जो है मुल्क के अंदर नाफिज किया गया और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, मतलब प्रेसिडेंशियल जो है वो सिस्टम लेके आया गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे साइलेंट फीचर्स थे जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे। तो सबसे पहले अगर हम जिस चीज़ की डिस्कस करें तो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर हमें 250 आर्टिकल्स नज़र आते हैं। इसके अलावा 5 स्केजुअल्स जो हैं हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नज़र आते हैं। इसके अंदर हमारे पास मैंने बात की एक डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है तो स्टेट स्ट्रक्चर के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनको भी डिस्कस किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स किस तरह से डील किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फेडरल सिस्टम जो है यहाँ पर हमें नज़र आता है। पाकिस्तान के अंदर जो है जिस तरह 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरल सिस्टम था तो यहाँ पर भी जो है वो फेडरल सिस्टम ही हमें नज़र आता है। इसके अंदर 2 मेजर प्रोविंसेस है। आपको पता है कि 1955 में वेस्ट पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस को मिला के 1 यूनिट बना दिया गया था और एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, तो ये 2 ही प्रोविंसेस थे। इसके अलावा कुछ जो है वो बाकी टेरिटरीज थी। इसके अलावा अगर हम डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करें इस फेडरल सिस्टम के अंदर तो हमें नज़र आता है कि एक हमारे पास जो है वो एक मेन फेडरलिस्ट थी और बाकी जो थे वो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर प्रोविंसेस लॉ मेकिंग कर सकते थे। तो एक क्लियर जो है इंडिकेशन नज़र आती है। एक और चीज़ जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नज़र आती है वो है कि ये था तो फेडरल सिस्टम, लेकिन इसकी जो स्पिरिट थी कुछ ज्यूरिस्ट इसको एनालाइज करते हुए कहते हैं कि ये यूनिटी स्पिरिट का कॉन्स्टिट्यूशन था। उसकी रीज़न ये है कि ओवरऑल तो हमें देखने में ये फेडरल ही नज़र आता है, लेकिन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंट्रोल करती थी। किस तरह से कि आपके प्रेसिडेंट साहब गवर्नर को अपॉइंट करते थे और गवर्नर का जो रोल था वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला था कि वो अपनी कैबिनेट अपनी मर्ज़ी की अपॉइंट करता था, तमाम एग्जीक्यूटिव डिसीजन वो अपनी मर्ज़ी से लेता था और वो जो है और बिल्कुल भी जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं उनको वो
कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, और वो रिस्पॉन्सिबल इनडायरेक्टली किसको थी, प्रेसिडेंट को। तो मतलब प्रेसिडेंट डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल कर सकता था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल एग्जेक्टिव को। तो इसलिए कहा जाता है कि ये था तो फेडरल सिस्टम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर खुद जो है वो डिवाइड कर दी थी प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान। लेकिन इसका जो एसेंस है, इसका जो स्पिरिट है, वो हमें यूनिटी नज़र आता है। फर्दर अगर हम बात करें तो ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई। एक सिंगल हाउस था जिसको हम नेशनल असेंबली कहते थे। इस हाउस के पास में जो है वो मेजर वही वाली पावर्स थी जो कि ऑलमोस्ट हर एक आप कह लें कि लेजिस्लेचर के पास होती हैं। इनका जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट था, मतलब जो आपके बीडी बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर्स थे वो आगे आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। तो डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते थे लेजिस्लेचर को, बल्कि बीडी मेंबर्स को लोग इलेक्ट करते थे, और फिर बीडी मेंबर्स जो है बेसिक डेमोक्रेसी, जो अयूब खान का एक सेटअप था लोकल बॉडीज़ का, वो मेंबर्स जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। पावर्स की बात करें तो मैंने इनिशियली बता दिया कि आपके जो फेडरल लेजिस्लेचर थी वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के पास एक क्लियर लिस्ट थी जिसके ऊपर उसे लॉ मेकिंग का इख्तियार हुआ करता था, मतलब फाइनेंशियल पावर्स। तो मतलब जितनी भी आपकी लेजिस्लेचर के पास आजकल पावर्स होती हैं वो तमाम की तमाम जो है वो इनके पास थी, बट प्रेसिडेंट के पास जो है वो समहाउ कुछ एक्स्ट्रा पावर थी, लाइक वीटो की पावर जो है प्रेसिडेंट के पास मौजूद थी। तो हम कह सकते हैं कि समहाउ कुछ रिस्ट्रिक्शंस मौजूद थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसमें में प्रेसिडेंट साहब जो है वो ऑल इन ऑल नज़र आते हैं। एक तो इनके इलेक्शन की बात करें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिस तरह मैंने नेशनल असेंबली का बता दिया, तो इनको भी जो इलेक्ट करते थे वो बीडी मेंबर्स ही करते थे। फर्दर जो है ये चीफ एग्जेक्टिव थे, मुल्क के तमाम जो एग्जेक्टिव डिसीजन थे वो यही लेते थे, अपनी कैबिनेट अपनी मर्जी की मुंतखब करते थे, जिस तरह यूएसए के अंदर आजकल होता है। बिल्कुल उसी तरह का प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर हम प्रेसिडेंट साहब के रोल की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो है वो बड़ा एक डिक्टेटर रोल जो है हमें नज़र आता है कि वो मेन गवर्नमेंट आपकी फेडरल गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करते थे, और इनडायरेक्टली गवर्नर के थ्रू जो है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करते थे। फिर तमाम डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में थी, तमाम अपॉइंटमेंट्स उनके हाथ में थी। तो बड़ा ही जो है एक क्लियर किस्म का और अथॉरिटेटिव रोल हमें इनका नज़र आता है। पावर्स जो है इनके पास एग्जेक्टिव पावर्स हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव पावर्स में ये वीटो करने की पावर थी। जुडिशल पावर्स के अंदर अगर हम देखें तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और इस तरह की पावर्स जो है, पार्डन की करने की पावर, तो ये सारी पावर्स जो है वो इनके पास हुआ करती थी। फर्दर जो है वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इनके पास पावर जो है वो सोल पावर इनके पास थी, इनकी कैबिनेट के थ्रू एक्सरसाइज करते थे। तो ये सारी पावर्स जो है ये हमें प्रेसिडेंट की, तो मतलब प्रेसिडेंट जो है वो ऑल इन सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर नजर आते हैं। अच्छा, इस सिस्टम के अंदर एक और जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मज़े की चीज़ वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन डिफरेंट बॉडी का मैं पहले बता भी चुका हूँ। नेशनल असेंबली जो आपकी मतलब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है उसको आपके बीडी मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज को भी आपके जो है वो बीडी मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, और फर्दर आपका जो प्रेसिडेंट है उसका भी इलेक्शन इनडायरेक्ट है, उसको भी जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। तो ये जो ओवरऑल ट्रायंगल हमें नजर आती है इसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो एक कॉमन चीज़ हमें नज़र आती है। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नज़र आती है। जुडिशरी को जो है वो आप कह लें कि फ्री और इंडिपेंडेंट रोल की बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर हम जुडिशरी के सेटअप की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एट द टॉप लेवल नज़र आती है, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं जो दोनों प्रोविंसेस के अंदर, और फर्दर जो है वो लोअर कोर्ट का सेटअप जिस तरह के अभी पाकिस्तान के अंदर है, तो बिल्कुल इसी तरह का एक सेटअप जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था। फंडामेंटल जितने भी आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे वो प्रोवाइड किए गए, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट ऑफ मूवमेंट, असेंबली, पॉलिटिकल राइट्स, और इसके अलावा लिबर्टी, लाइफ, ये तमाम आपके फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो एमरजेंसी प्रोविजंस थी उनके थ्रू जो है ये आपके राइट्स जो है वो सस्पेंड भी हो सकते थे। फर्दर अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बयान किए गए, जिस तरह आपके 56 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं ये एक स्टेट का क्या विजन है, या स्टेट फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती है, या स्टेट ने जो लॉ मेकिंग करनी है वो उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे ये काम करते हैं कि स्टेट को एक किस्म की डायरेक्शन देते हैं,
ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो हैं वो स्टेट के लिए डायरेक्शन का काम करते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो प्रोविंशियल, अच्छा यहाँ पर जो इफेक्ट आया है वो बड़ा मज़े का एक स्प्रिंग इफेक्ट आया है। तो इस सूरा के अंदर इवन कि पाकिस्तान के स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो मतलब जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रोमोलगेट किया था गया, तो बिल्कुल आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसी तरह शेक कर रही थी जिस तरह यहाँ पर इस इफेक्ट के अंदर नज़र आ रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, इनकी दो प्रोविंसेस थे, तो अपनी अपनी अलग लेजिस्लेचर असेंबली हुआ करती थी, जिनकी जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स मैंने बता दिया कि रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन कर सकती थी। इनकी अपनी लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल जो है वो पावर्स हुआ करती थी, लेकिन इनके पास एग्जेक्टिव पावर्स ना होने के बराबर थी, क्योंकि प्रोविंसेस के अंदर भी वही सिस्टम था जिस तरह फेडरेशन लेवल पे आपके प्रेसिडेंट साहब होल्ड करते थे, तो प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो गवर्नर होल्ड करते थे। गवर्नर का जो है वो रोल है वो बिल्कुल वही है जो कि प्रेसिडेंट का है, कि वो अपनी कैबिनेट खुद चूज़ करता था। वो कैबिनेट किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मतलब वो कैबिनेट क्या सिर्फ और सिर्फ गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, प्रोविंशियल असम्बलीज़ को वो कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल्स नहीं थी। पावर्स मैंने बता दी। फर्दर अगर हम नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह यहाँ पर भी जो है वो दो नेशनल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसमें बंगाली और उर्दू दोनों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। कुछ इस्लामिक प्रोविजंस भी जो है हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नज़र आती हैं। अच्छा, एक चीज़ के इनिशियली इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पाकिस्तान का नेम था वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट में जो है इस्लामिक का वर्ड ऐड करके तो मुल्क का जो नेम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। फर्दर जो है वो कहा गया कि कोई भी ऐसा लॉ जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट हो, वह अगेंस्ट होगा, वो नहीं बनाया जाएगा। इस्लामिक कमीशन, एक इस्लामिक रिसर्च कमीशन के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो कि इस्लाम से रिलेटेड जो है वो रिसर्च और इस तरह के काम उसके ज़िम्मे लगाए गए। इसके अलावा जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो टाइज़ हैं उनको ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आपके हैं उनके अंदर बात की गई कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके साथ टाइज़ को बेटर करने की बात की जाएगी, और फर्दर जो है वो मुसलमान अपनी जो ज़िंदगी हैं उनको इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। तो ये थे बेसिक जो है वो सैलिएंट फीचर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।